पहुंचे, महावत जी को बोला, महावत जी 5 मिनट दे दो, हमें हाथी को महसूस करना है, हमें हाथी पे बैठना है। तो महावत जी बोले, मेरे को हो रहा है लेट, मेरे पास टाइम नहीं है, जिनके यहाँ की बुकिंग ली हुई है उनके यहाँ पे पहुंचना है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिसके आंखें थी उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि यार महावत जी आप समझो, अंधे लोग हैं बेचारे, बड़े बरसों से ख्वाहिश रख के बैठे हुए हैं कि गजराज जी कैसे इनको समझना है। तो बोले देख मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं, जैसे महसूस करना है कर लो, 3 मिनट के बाद में मैं निकल जाऊंगा। तो 3 मिनट में क्या हो सकता था, विशाल काय गजराज जी, है ना। अब जो समझदार था, जिसकी आंखें थी, उसने एक आदमी को खड़ा किया गजराज जी के सूंड के पास, ठीक है, दूसरे को खड़ा किया कान के पास, तीसरे को खड़ा किया पैरों के पास, और चौथे को खड़ा किया पूंछ के पास। समझ में आ रही बात? अब चारों ने अपने अपने तरीके से महसूस कर लिया, खुश हो गए, चारों घर गए और चारों अपनी बीवियों के साथ में बैठे और सबने एक सुर में पूछा, कैसे लगते हैं गजराज जी? हेलो, क्या पूछा? कैसे लगते हैं गजराज जी, है ना। तो जो सूंड के पास में खड़ा था, तो उसने बोला, गजराज जी अपने खेतों में जो बड़ा पाइप लगता है ना, ऐसा पाइप अगर लंबा खड़ा कर दो तो वैसे लगते हैं गजराज जी। है क्या ऐसे? दूसरे को पूछा, कैसे लगते हैं गजराज जी? जो कान के पास खड़ा था उसने कहा, अरे इतने बड़े बड़े पत्तों के जैसे लगते हैं गजराज जी, बड़े पत्तों के जैसे लगते हैं गजराज जी। तीसरा कहां खड़ा था? पैरों पर। अरे गजराज जी तो एकदम खंबे के जैसे होते हैं। और जो चौथे ने महसूस किया था, कहां से किया था? पूंछ से महसूस किया था, है ना। उसने क्या कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, गजराज जी होते एकदम पतले, झाड़ू के जैसे। हेलो, कोई गलत था क्या इसमें? कोई सही था? जैसा हमने महसूस किया वैसा हमने बताया। तो ये जो प्रोग्राम आज सेट हो रहा है यहाँ का आपका, है ना, इसके पहले गजराज जी आप आपके हिसाब से थे, है ना। माई लाइफस्टाइल भी आप आपके हिसाब से ही थे, है ना। किसी के लिए खेत में लगा हुआ बड़ा पाइप था, तो किसी के लिए केले का पत्ता था बड़ा सा, और कुछ ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं समझा गजराज को, उनके लिए झाड़ू था। हेलो, तो मैं मेरा नजरिया आज बताऊंगा कि गजराज जी कितने विशाल काय हैं हमारे। हेलो, तैयार? चलिए, व्हाट मेक्स माई लाइफस्टाइल तो बेस्ट चॉइस, है ना। क्योंकि जब चुनना है तो बेहतर चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बहुत सोच समझ कर चुनाव करते हैं, सही कह रहे हैं हम? शादीशुदा भी हाँ बोलेंगे एक बार। अरे वाह, नहीं, बोल के लाएंगे, जो पूछेंगे हाँ ही बोलना है। लीगैलिटी की बात करते हैं। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में लीगैलिटी पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, जल्दी से निकलेंगे इस पन्ने से। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को दर्शाते हैं, आप यानी आपके ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को दर्शाते हैं ये सर्टिफिकेशन। आप जितनी भी कंपनी देखोगे सबके पास कहीं ना कहीं 9001 2015 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा ही। ये कहता है कि जिस कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो उनके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बहुत स्टैंडर्ड है। जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं, जिस तरीके से आपको पे आउट दिया जाता है, जिस तरीके से आपकी क्वेरीज को हैंडल किया जाता है, तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, उसके बेस पे ही आपको मिलता है। दूसरा, मेंबर ऑफ फिक्की एंड FDSA, है ना। ये सबसे मेजर थॉट है, ये क्लियरिटी आनी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि फिक्की एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमारे कंज्यूमर अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री भी इस मंच का इस्तेमाल करती है। जब भी उनको कोई डिस्कशन फोरम रखना होता है या कुछ भी उनको डिक्लेरेशन करना हो, तो ये एक बड़ा माध्यम है। और हम फिक्की के कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं, हम फिक्की के जनरल मेंबर्स नहीं हैं, है ना। दूसरा, मेंबर ऑफ FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, है ना। आप समझ के चलना, FDSA का जो रजिस्ट्रेशन है ये एक बहुत ही टफ प्रोसीजर है कहने के लिए। आज आप तो देखेंगे कि बात अगर पैसा देकर सारी चीजें लेने की होती तो FDSA के बैनर पे आपको हजारों की तादाद में कंपनियों के नाम दिखते हैं। हेलो, जो FDSA के बैनर के अंडर में रजिस्टर्ड है ना। तो आप सोच के देखिए, अगर FDSA के बैनर पे आज गिनी चुनी कंपनियां ही लिस्टेड है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे जेन्युइनिटी की है। समझ में आ रही है ये बात? अब FDSA काम कैसे करता है, जिस किसी कंपनी को भी वो अपनी मेंबरशिप देता है या अपने बैनर के अंडर में उसका नाम लेता है, तो आप समझ के चलिए उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक होता है ना।
कि कंपनी में डायरेक्टर्स कौन है, इनका लीगल बैकग्राउंड चेक होता है कि इनका कैरेक्टर क्या रहा हुआ है, इनका मार्केट रेपुटेशन क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इन्होंने पहले राउंड में ही चेक करते हैं। दूसरा, आपके प्रोडक्ट्स कितने लेजिटिमेट है ना, जिस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, क्या वाकई में वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है या नहीं है। तीसरा, प्रोडक्ट जेन्युइन है लेकिन प्रोडक्ट की प्राइसिंग जेन्युइन है नहीं या नहीं है, ये स्क्रूटनी एफडीए से करती है। इसके बाद में जो प्लान मार्केट में डिक्लेयर होता है ना, क्या वाकई में जितनी इनकम आप बता रहे हो प्लान में, क्या वाकई आपका प्लान कैपेसिटी रखता है क्या उतनी इनकम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये सारे फैक्टर्स को स्क्रूटनी करने के बाद में ही एफडीएसए आपको मेंबरशिप देती है। और सबसे बड़ी बात, ये हर साल बाय डिफॉल्ट रिन्यू नहीं होती। जब जब साल कंप्लीट होने पे रिन्यूअल होता है तो ये प्रोसीजर कंपनी को हर बार क्लियर करना पड़ता है। यानी हर बार, हर साल प्रोफाइल, प्रोडक्ट, एमआरपी, डीपी, प्लान, ये सारी चीजों की स्क्रूटनी होने के बाद में ही आपका सर्टिफिकेट आपको रिन्यू होके मिलता है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि एफडीएसए का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में ही है और हर साल ये प्रोसीजर मैं कंप्लीट करवाता हूँ। समझ में आ रही है आपको बात। यानी एक बात बहुत क्लियर है कि अगर एफडीएसए के बैनर के अंडर में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो 100% वो लीगलिटी पे स्टैंड और खरा उतरती है, तभी जाके एफडीएसए उसको मेंबरशिप प्रोवाइड करती है ना। एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एमसीए, आयुष एंड स्किल इंडिया, है ना। अब देखिए, गवर्नमेंट एसोसिएशन कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जितनी भी कंपनीज आज मार्केट में फ्लोट होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर करके आरओसी के अंडर में अपना रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। दूसरा, आयुष मंत्रालय, है ना, हमारे जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं मेजॉरिटी में आपको आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन मिलता है। बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है ना। और उसके बाद में स्किल इंडिया, स्किल इंडिया एक ऐसा प्राउड प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए। आप सोच कर देखिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया और माई लाइफस्टाइल ने उसको बखूबी कंप्लीट करके दिखाया, राइट। थोड़ा सा जानना चाहेंगे स्किल इंडिया के बारे में। जब स्किल इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था तो एक मीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन था राशि। हेलो, तो जब राशि के पास में कंपनी गई थी कि भाई हम भी ये स्किल इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ में लोग बहुत है जो मार्केटिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए ये कोर्स सूटेबल है और इनको हम सर्टिफिकेशन दिलवाना चाहते हैं हमारे लोगों को। तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है हमारी प्रोफाइल पूछी, तो हमने बताया कि हम किस तरीके की कंपनी है। तो राशि ने कहा अच्छा आप भी उस तरीके की कंपनी हो। हमने कहा किस तरीके की, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन इंटरनेशनली अक्लेम्ड एटीवेट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जिसको कहते हैं, उन्होंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था और कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर में उन्होंने मुश्किल से 8000 लोगों का स्किल असेसमेंट करवाया था इस प्रोजेक्ट के अंडर में, और कॉन्ट्रैक्ट में नंबर लिखा हुआ था 40,000 लोगों को करवाना है। बात समझ में आ रही है? 40,000 लोगों को कराने का कॉन्ट्रैक्ट था और जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी अपने आप को कहती है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सिर्फ 8000 लोगों का स्किल असेसमेंट करवा पाई थी। तो राशि को भरोसा नहीं था, लेकिन हमारे प्रेशर के बाद में उन्होंने फिर एक चांस लिया, बोले हम फिर से आपको एक मौका देते हैं, आप करके देखिए, है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, साइन हो गया, सब कुछ हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को 15 से 20 दिन बचे थे। हेलो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को 15 से 20 दिन बचे थे और हमने एक भी इंसान का, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर का स्किल असेसमेंट नहीं कराया। राशि का फोन आया, बोले आप बातें तो बड़ी करके गए थे, है ना, कि 40,000 तो हम यूं ही कर लेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के 15 दिन बचे हैं और आपका अभी तक एक भी आदमी का स्किल असेसमेंट नहीं हुआ। तो हमने कहा जी हम तैयारी कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम शुरू कर लेंगे। तो थोड़े से चौंक गए, ये तैयारी, 15 दिन बचे हैं, 40,000 लोगों का स्किल असेसमेंट कराना है और ये 16वें दिन पे कह रहे हैं कि अभी तैयारी करेंगे। 15th डे से हमारा काम स्टार्ट हुआ था और मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के आखिरी दिन पे स्किल इंडिया ने कॉल करके बोल दिया था राशि वालों ने कि भैया आप बस करो, अब हमारे बस की बात नहीं है। आपको पता है कितने लोगों ने स्किल असेसमेंट के लिए अपीयर किया था? 75,000 से 80,000 के आसपास के लोग थे जिन्होंने स्किल असेसमेंट के लिए अपीयर किया, और ये वो लोग थे जिनको कंपनी ने अपनी तरफ से, अपने खर्चे से पूरे इंडिया में हॉल बुकिंग करके, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके, एजुकेट करके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करवाया था। समझ में आ रही है? कम से कम 40,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सर्टिफिकेशन इस प्रोग्राम से लिया। हेलो, यहाँ पे भी कई लोग होंगे जिन्होंने लिया। एक और मौका कंपनी आपको दोबारा दे रही है अभी। इमीडिएट तौर पे शायद विजय सर ने बात करी होगी आप लोगों से, नहीं करी? आपके लिए नहीं होगा फिर वो।
हाँ जी। तो ये स्किल इंडिया अभी कंपनी दोबारा ला रही है, टाइम बहुत कम है क्योंकि हो सकता है ये 10-12 दिन में सारा चीज कर कर आके निपटाना है, और ये स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही है। कल जो वुमेन्स डे गया उसके लिए कंपनी की तरफ से इनिशिएटिव था कि लेडी एंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो जितने भी टीसी एंड अबव फीमेल लीडर्स है फील्ड पे, जितने भी टीसी एंड अबव फीमेल लीडर्स हैं, उनका डेटा आप अपनी आईटीसी अप्लायंस के पास में दीजिए, वो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं इसमें, है ना। सिर्फ 5000 लोगों को सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, लेडीज को ही मिलने वाला है। और मजे की बात, पिछली बार क्या दिया गया था, इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन दिया गया था, है ना, इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल। इस बार प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर का सर्टिफिकेट आप लोगों को फर्क समझ रहे हो आप इस बात का। तो 5000 ऐसी लेडीज होंगी जिनके हाथ में प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर का सर्टिफिकेट आएगा, लेकिन क्राइटेरिया आई है टीसी एंड अबव लेडीज को ही ये प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिलने वाला है। तो बड़ी तैयारी करिएगा, और यकीन मानिएगा जिस हिसाब का विजन मैनेजमेंट रखता है ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, वैसा वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड इतने सारे इनिशिएटिव्स लेता हो, है ना। कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए या खुद को बड़ा दिखाने के लिए 1000 इनिशिएटिव लेते होंगे, लेकिन अपने लोगों को बड़ा करने के लिए अगर कोई इनिशिएटिव मैनेजमेंट लेता है तो वो माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही है, और ऐसा विजन कोई और मैनेजमेंट नहीं रख सकता। हाँ, मैन की गलती नहीं है, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल बढ़ावा मिलना ही चाहिए सर, क्योंकि आप तो निकलोगे तो अपना जॉब और ये पार्ट टाइम करोगे, ये घर भी संभालती है, खाना भी बनाती है, जिम्मेदारियां भी संभालती है, और साथ साथ में बिजनेस भी करती है। तो इनके लिए एक स्पेशल रिकॉग्निशन 100% होना ही चाहिए सर। और क्या पता 2025 में हम लोग भी कुछ ढंग का करके दिखा लें, तो शायद हमारे लिए भी कर ले अगले साल कंपनी। बिजनेस प्लान एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस में, जैसे मैंने कहा कि अगर एफडीएसए के बैनर में है तो 50% डाउट्स क्लियर हो ही जाते हैं कि प्लान लेजिटिमेट है या नहीं है, कंपनी सही है या नहीं है, ये एफडीएसए के बैनर के अंडर में आते ही क्लियर हो जाता है। प्रोफाइल की बात करें, पीछे वालों को समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, क्योंकि मैंने चश्मा उतारा हुआ तो मेरे को वहां तक शायद ही दिख रहा है, लग रहा है। मैनेजमेंट हैविंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। हेलो, फिर यस। मुझे एक बात बताओ, आपको पता पिछले साल का टर्नओवर कितना था कंपनी का? लगभग 1200 से 1500 करोड़ के बीच में रहा होगा टर्नओवर। हेलो, कितना? 1200 से 1500 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा होगा। और मैं यहाँ क्या लिख के लेके आया हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस वाला मैनेजमेंट बैठा हुआ आपके लिए, है ना। कोई पुरानी मिठाई की दुकान ढूंढ के जाओगे यहाँ पे जो 50 साल पुरानी होगी, तो उसमें भी लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो ये लिख के लाने वाली बात थी यहाँ पे। 1200-1500 करोड़ का काम करते हो, 20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग आपके पास में है, तो कौन सी बड़ी बात है सर? जिनका 1000 करोड़ का टर्नओवर है, उनके कुर्सी पे कम से कम 50 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? खाना आपका लेट ही होना चाहिए आज। है ना। जब मैं ये कह रहा हूं कि 20 साल का एक्सपीरियंस वाला मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बैठा हुआ है, जो आपके लिए पॉलिसी बिल्ड करता है, आपका करियर क्या डायरेक्शन में चलेगा ये डिसाइड करता है, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो 20 साल है जो इन्होंने प्योर एंड प्योर नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेके इस कुर्सी पर आके बैठे हुए हैं। हेलो, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस वाले लोग, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इसी इंडस्ट्री का है, वैसे लोग आज एक ही डेट में मैनेजमेंट के ऊपर बैठे हैं। भले फिर मैं सीईओ सर की बात करूं, सीओओ सर की बात करूं, या वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग की बात करूं, या वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, हर व्यक्ति जो इस कुर्सी पे बैठा हुआ है ऊपर मैनेजमेंट के टेबल पे, उनका प्योर नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस 20 साल का है। और जब एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग से कुर्सी पे बैठता है एक्सपीरियंस के साथ में, और एक आदमी ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस लेकर कुर्सी पे बैठता है, तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी और डिसीजन लेने के तरीके कैसे बदलते हैं मैं आपको ग्रेजुअली समझाऊंगा। समझना चाहेंगे आप लोग? चलिए, टॉप साइंटिस्ट है हमारे पास में रिसर्च पैनल पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। कौन कौन है साइंटिस्ट हमारे साथ में? डॉक्टर नारायणा जी हमारे साथ में, और के राजेश जी कंसल्टेंट है हमारे, और
केसी गवर्नन सर है हमारे साथ में, पाटनकर जी है ना। आप सोच कर देखिए, जिस हिसाब का मार्केट का ट्रेंड चलता है, एक डॉक्टर नारायणा और एक 95 काफी नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए? हेलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है ना, मार्केट में कई ऐसी सारी कंपनियां घूमती है ना जिनके पास में एक ही प्रोडक्ट है और एक ही आदमी है दिखाने के लिए, है ना। आप समझ सकते हो कि डॉक्टर नारायणा जी एक ऐसी पोजीशन पे रहे हुए व्यक्ति है ना, डाबर, रैनबैक्स, बलसारा जैसी कंपनियों के रिसर्च हेड रहे हुए पर्सनालिटी है। वो रिटायरमेंट की एज में माई लाइफस्टाइल के साथ में एज अ चीफ साइंटिस्ट हमारे साथ में, डॉक्टर साहब हमारे साथ में है, राइट? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब दिखाने के लिए एक डॉक्टर साहब काफी थे हमारे लिए, लेकिन साथ में कौन कौन है? केसी गवर्नन जी है, के राजेश जी है, ऐसे कई सारी पर्सनालिटीज इस मैनेजमेंट के साथ में है। और समझ सकते हो कि सफेद हाथी एक पालना ही मुश्किल होता है। हंसने की बात नहीं है, ये फैक्ट है ना। क्योंकि काम जब ऐसे दिग्गज लोग जब हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे पैनल पे काम करते हैं, आपको पता है जब डॉक्टर नारायणा जी से पहली बार मीटिंग हुई थी और उनको पूछा गया था कि डॉक्टर साहब आप क्या लोगे हमारे साथ में काम करने का, हेलो, तो उन्होंने पूछा था कि मैं क्या लूंगा ये बात का सवाल है, आप ये बताओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप कितना खर्च कर सकते हो, है ना। क्योंकि मेरा मन करेगा मैं तुम्हें दुनिया के एक कोने से ऐसा एक इंग्रेडिएंट मंगाने के लिए कहूंगा जिसकी कीमत होगी 20 लाख रुपए किलो, ला लोगे क्या? समझ रहे हो? तो हर चीज के लिए हाँ बोल के उन चीजों पे खरा उतर के आज दिन तक डॉक्टर नारायण साहब इस मैनेजमेंट के साथ में हैं। आप समझ सकते हो कि किस लेवल की पर्सनालिटीज ये मैनेजमेंट ने अपने टेबल पे बना के रखी हुई है पर्सनालिटीज को, राइट। आप सोच कर देखिए, जब मैं डॉक्टर नारायणा साहब की बात करता हूं तो डॉक्टर नारायणा जी आयुष मंत्रालय के लिए भी कंसल्टेंट है। हेलो, आयुष मंत्रालय के लिए कंसल्टेंट है, मतलब समझ में आ रहा है आपको? देश में आयुर्वेद किस तरीके से दिया जाएगा, उसमें से एक ओपिनियन डॉक्टर नारायणा जी को पूछ के डिसीजन फाइनल होते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब डॉक्टर नारायणा साहब के ओपिनियंस रखने के बाद में डिसीजंस फाइनल होते हैं कि देश में आयुर्वेद कैसे चलेगा। तो जो आदमी देश में आयुर्वेद कैसे चलेगा ये बताने वाला व्यक्ति आपके लिए आयुर्वेद के प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करता है। हेलो, समझ में आ रही है बात? दूसरा, केसी गवर्नन जी जानते हैं आप लोग? कौन है केसी गवर्नन जी? साइंटिस्ट है, डॉक्टर है ना। फेयर एंड लवली पता है सबको, है ना। यहां से कहीं बाहर किसी दुकान पे जाके बोलोगे मुझे मुंह पे लगाने वाली क्रीम चाहिए, वो सबसे पहले क्या देगा आपको? फेयर एंड लवली देगा, है ना। मतलब जिसने मुंह पे क्रीम लगानी सिखाई वो आपके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, डॉक्टर केसी गवर्नन जी, है ना। यूनिलीवर के सबसे टॉप साइंटिस्ट में से एक केसी गवर्नन जी, वो भी आज हमारे लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। पाटनकर जी, जिनके नाम पे 7 पेटेंट्स रजिस्टर्ड है किडनी स्टोन रिमूवल को लेके, है ना। वैसे पाटनकर जी हमारे के लिए यूरिफ्लेक्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हेलो, आप सोच के देखिए, जब इतने सारे बड़े दिग्गजों का नाम मैं लेता हूं तो आपको क्या लगता है इन्होंने अपने करियर में पैसा नहीं बनाया होगा क्या? बहुत बनाया होगा, है ना। क्योंकि यूनिलीवर जैसी कंपनी के साथ में काम करना, इतनी बड़ी पोजीशन को लीड करना और इतने बड़े ओहदे को आज भी मेंटेन करके रखना। और डॉक्टर साहब रिटायरमेंट की ठीक ठाक उम्र में दिखते हैं हमें, फोटो देखिए आपने? क्या लगता है रिटायरमेंट लेने लायक है? 100% यार, कैसी बात कर रहे हो, उनकी एज से तो उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, है ना। तो आप सोच कर देखिए, हम आज किस सवाल से जुझे हुए हैं। हम आज फील्ड पे जाते हैं, किसी के सामने बैठते हैं, हमारे दिमाग में एक सवाल कॉन्स्टेंटली दौड़ता है, क्या यार मेरा करियर सेफ है क्या इस बिजनेस में? हेलो, क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सेफ है क्या? क्या यहां से मेरा करियर बिल्ड हो सकता है क्या? जहां मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जहां मैं अपनी इतनी गुडविल इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं सिक्योर्ड हूं क्या ऐसे प्लेटफॉर्म पे? तो मेरा सवाल आपसे ये है, जब डॉक्टर नारायणा जी जैसे लोग रिटायरमेंट की उम्र में पैसा कमा लिया, गुडविल कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं माई लाइफस्टाइल के लिए करता हूं काम। हेलो, के राजेश जी, यूनिलीवर जैसी कंपनी के एक्स सीईओ रहे हुए व्यक्ति आज एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में प्राउडली खड़े रह के कहते हैं कि मैं माई लाइफस्टाइल का चीफ कंसल्टेंट हूं। हेलो, डॉक्टर पाटनकर जी, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोडक्ट मार्केट को बिल्ड करके दिया, वो व्यक्ति आज माई लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपका करियर इन सबके करियर से बड़ा है क्या?
अगर रिटायरमेंट की एज में ये लोग ये कह सकते हैं कि मैं मेरी कंपनी माई लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्ट डेवलप करता हूं, तो कुछ तो इन्होंने ऐसा देखा है इस कंपनी के साथ में, इस मैनेजमेंट के साथ में, जो आप और मैं शायद आज यहां बैठकर नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो मुझे इतना समझ में आता है, जब इतने दिग्गज लोग इस प्लेटफॉर्म पे इतना पैशनेटली अपना सारा गुडविल लगाकर अगर काम कर रहे हैं, तो कुछ तो ताकत इस मैनेजमेंट में है जो आपके और मेरे करियर को स्टेबिलिटी देने की ताकत ये मैनेजमेंट रखता है, राइट? ऑफिसेस इन ऑल मेट्रो सिटीज। हेलो, फिर ऐसे बोलोगे यार। एक बात बताओ, अभी तक बातें सारी ठीक थी, है ना? साइंटिस्ट की बात हो रही थी, प्रोफाइल की बात हो रही थी, एफडीएससी की बात हो रही थी, फिर बोले 1200-1500 करोड़ का काम करते हैं। अगर सभी मेट्रोज में ऑफिसेस बना रखी है तो यहाँ लिख के लाने की कहां जरूरत थी? हेलो, आपका टर्नओवर 1500 करोड़ होगा तो सभी मेट्रोज में ऑफिस होगी नहीं होगी? आपकी होगी नहीं होगी? पक्की बात है, होगी नहीं होगी? होगी ना? तो यहां लिख के लाने की बात क्या ही थी फिर? समझना चाहोगे? समझना चाहोगे? कमाल है यार, दूसरी बार पूछने पे हाँ क्यों बोलते हो? आप सोच कर देखिए, यहां कोई है जो बिजनेस करता हो ऑलरेडी? कोई है बिजनेस में? चलिए मैं ऐसे पूछ लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई बिजनेस का अनुभव नहीं है, और यहां दिल्ली के आसपास कहीं मैं आपको कहूं कि एक 40-50 लाख रुपए लगा के आपको एक दुकान लेनी है, कपड़े की दुकान लगानी है और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने लोग हिम्मत करके हाँ कर लेंगे? 50 लाख रुपए लगाना है, हेलो, और आपका कोई अनुभव नहीं है, हेलो, कर लेंगे? नहीं करेंगे ना? अगर मैं कहूं कि चलो एक काम करते हैं, 1-2 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं, पहले एक छोटी सी दुकान लेके ट्राई करते हैं, धंधा चल गया तो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दुकान को बड़ी कर लेंगे, कितने लोग तैयार होंगे उसके लिए? एक्सपीरियंस हो या ना हो, हम एक बार के लिए क्या करेंगे? ट्राई जरूर करेंगे कि हाँ 2 लाख रुपए लगा के छोटे से शुरू करते हैं, धंधा बड़ा हो गया तो पैसा और डालेंगे, दुकान और बड़ी कर लेंगे। सही कह रहा हूं गलत करता हूं? सही कह रहा हूं? जब माई लाइफस्टाइल की शुरुआत हुई थी 2013 में, है ना, आप समझकर चलना, मुंबई में हमारे पास में ऑफिस था, बड़ा सेटअप, दिल्ली में ऑफिस था, कैलकाटा में ऑफिस था, चेन्नई में 2 ऑफिस थे हमारे पास में। हेलो, बात समझ में आ रही है आपको? अगर बात चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वापस घर वाली होती। हेलो, अगर ये तुक्के के नाम पे शुरू हुआ होता कि भाई चल गया तो सब जगह ऑफिसेस कर लेंगे, नहीं तो एक 10 बाई 10 में ऑफिस की शुरुआत कर लेते हैं, अगर विजन ये होता, है ना, कि चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं वाली थॉट होती, तो क्या माई लाइफस्टाइल 2013 में जब पहली बार अपना शटर ओपन किया था तो सभी मेट्रोज में इतने बड़े ऑफिसेस और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में आना जरूरी था क्या? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वही लोग शुरू करते हैं जिनका विजन क्लियर हो कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए नहीं आया मार्केट में, मैं जनरेशन टू जनरेशन इस बिजनेस को चलाना चाहता हूं, इसलिए डे 1 के साथ में बड़े क्लियर थॉट के साथ में मैंने मार्केट में एंट्री करी थी, तभी जाके इतने सारे मेट्रो सिटीज में एक साथ ऑफिसेस के साथ में ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी, और आज कई शहरों में ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस के साथ साथ में स्टेट में भी ऑफिसेस आपको देखने को मिल रही है, और कई तादाद में आपको पीयूसीज भी आपको देखने को मिल रही है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? है ना? तो विजन डे 1 से ही बहुत क्लियर है, और ये विजन क्लियर था करके ही कुछ साल पहले आपने देखा होगा, 2017 की बात है, 2017 या 2018 की बात है, जब पहली बार प्रवीण सर तालकटोरा में खड़े थे और उन्होंने अपने बेटे निखिल चंदन जी को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे निखिल जी की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, और जिस ओहदे पे और जिस लेवल पे प्रवीण सर है, तो उनका 20 साल का बेटे का हक बनता है कि वो अभी बिजनेस में ना आके अपनी जिंदगी जिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और किसी भी टाइम पे प्रवीण सर ये भी कह सकते थे कि निखिल बैठ, पकड़ 200 करोड़ 300 करोड़ पकड़, तेरा मन का धंधा शुरू कर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? लेकिन 21 साल की उम्र में उस लड़के को स्टेज पे से कमिटमेंट दिलवाया था प्रवीण सर ने कि मेरे बाद मेरा बेटा ये धंधा संभालेगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो वो एक क्लियर एग्जाम्पल था जो आज इंडस्ट्री में किसी की भी ताकत नहीं है कि वो ये दिखा सके कि मेरे बाद दूसरा कौन है यहाँ पे, है ना? और एमआई मैनेजमेंट वो है, वो जनरेशन टू जनरेशन की स्टेबिलिटी टाइम टू टाइम अपने आप को प्रूव करते हुए मंच पे से निकलती है, और उस बात पे खरी भी उतरती है। आज निखिल सर आप देखो, शादी के
5वें 6ठे दिन के बाद से ही वो फील्ड पे आना शुरू कर दिया था उन्होंने। इस लेवल का कमिटमेंट ये मैनेजमेंट आप लोगों के लिए रखता है। 650 से ज्यादा पीयूसी है, अब ये आंकड़ा शायद 900 के आसपास हो गया है। प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, है ना, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हमारे पास में मोनोपोली प्रोडक्ट्स है। हेलो, मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं पे कैसे? आयुष प्रीमियम यहां से बाहर निकलोगे तो हर दुकान में आपको आयुर्वेद मिल जाएगा। मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? रामदेव जी बेचते हैं, श्री श्री जी बेचते हैं, वैद्यनाथ जी बेचते हैं, पता नहीं और कौन कौन बेचता है। फिर मोनोपोली कैसे हो गया? आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन हम पे, है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, सारी चीजें होंगी। मैं आपसे पूछता हूँ, इम्यूनो3 का इस्तेमाल कितनों ने किया है यहाँ पे? क्या क्या इम्यूनो3? त्रिफला है ना, त्रिफला हम सबने बचपन से सुना हुआ है। सुना हुआ है नहीं सुना हुआ है? अब आप सोच के देखिए, जिस प्रोडक्ट का, जिस ब्रांड का, जिस कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, प्रोडक्ट में इतना रिजल्ट है, 10 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है नहीं हमारे प्रोडक्ट, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। और इसके बावजूद भी आज 11 साल हो गए, हमारे प्रोडक्ट का मिलता जुलता प्रोडक्ट भी मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है, जो ये कहेगा कि एक वेजिटेरियन कैप्सूल में आपको आयुर्वेद के नैनो एक्सट्रैक्ट डाल के मिल सके, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आज तक भी नहीं है। मतलब आप सोच के देखिए, आप एक ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हो जिसने जब जब प्रीमियम सेगमेंट में प्रोडक्ट लाया, वो मार्केट कंपटीशन से हटके ही लाया। कितने लोगों ने इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? कभी किसी ने महसूस किया क्या कि आप भूअस्त्रा मार्केट में लेके गए हो, किसी किसान के पास लेके गए हो और उसने कहा हो कि अच्छा अच्छा ये वैसा वाला प्रोडक्ट है? हाँ, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया? क्या आपने? भूअस्त्रा नहीं होगा फिर, क्योंकि मैं पूरी छानबीन करके ये बात बोल रहा हूं। भूअस्त्रा लाके दो। अच्छा, आप सोच के देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो पिछले 5 साल से मार्केट में काम कर रहा है, 5 साल से रिजल्ट इतने शानदार है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी हमने ये प्रोडक्ट को लेके कई सारे हमने रिसर्चेस करवाए हैं, है ना, हमने कई सारे ट्रायल प्लांटेशंस करवाए हैं अभी हिमाचल में। तो जो व्यक्ति ये ट्रायल प्लांटेशंस वगैरह करवा रहे हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर के एकदम टॉप पोजीशन पे रिटायर होके आज बिजनेस में हमारे साथ में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, भरत जी मैंने अपने जीवन में इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, वो भी ऑर्गेनिक कैटेगरी पे, आज दिन तक नहीं देखा मैंने। और उन्होंने खुद ने हमें G3 की परमिशन लाके दी, हरियाणा की सेल्स परमिशन लाके दी, पंजाब की सेल्स परमिशन लाके दी। तो आप सोच कर देखिए ना, किस लेवल का मैनेजमेंट आपके साथ में काम कर रहा है, जो जब भी आपको प्रोडक्ट लाके देता है वो 100% मोनोपोली प्रोडक्ट लाके देता है, जिसका कोई मार्केट कंपटीशन आपको नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, पैसा आपको वही प्रोडक्ट कमा के दे सकता है जिसका कोई मार्केट कंपटीशन ना हो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, है ना? उसके बाद कंज्यूमर फ्रेंडली कूपन सिस्टम है हमारे पास में। हेलो, है फ्रेंडली? है? दिल पे हाथ रख के बोलना, फ्रेंडली है ना? लेकिन कितना फ्रेंडली है सर ये? कूपन लेने के लिए आईडी पंच कराओ, फिर कूपन एक्नॉलेज करने के लिए एक ओटीपी लो, स्टोर पे ले जाके रिडीम करने के लिए एक ओटीपी लो, बिल बनाने के लिए एक ओटीपी लो। बहुत फ्रेंडली लगता है नहीं? सेफ है, लेकिन फ्रेंडली है क्या? नहीं है। चलो, जब मैं कहता हूं ना कि ये 20 साल का एक्सपीरियंस वाला मैनेजमेंट यहां पे बैठा हुआ है, तो इनका सोचने का तरीका और बाकी मार्केट का सोचने का नजरिया अलग है। समझना चाहोगे कैसे अलग है? चलिए, एक सवाल आपसे है कि अगर मान लो आपको 500 रुपए की क्लोजिंग करनी है, या 50,000 की क्लोजिंग करनी है, या 5 लाख की क्लोजिंग करनी है, हमें कॉल्स उतने ही करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए? सही कह रहा हूं? चक्कर उतने ही काटने पड़ेंगे, खर्चा उतना ही लगने वाला है, एनर्जी भी उतनी ही लगने वाली है। और रेस्टोरेंट पे बिठा के प्लान दिखाया तो चाय पानी का खर्चा उतना ही लगने वाला है। लगने वाला है नहीं लगने वाला है? तो आप सोच कर देखिए एक बार के लिए, अगर हमारे पास में कूपन सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आप कैश एंड कैरी वाला सिस्टम है कि आप स्टोर पे ले जाओ, कैश दे दो और सामान लेके आ जाओ, है ना? कितना आसान सिस्टम लगता है? लगता है नहीं लगता है? लगता है नहीं लगता है? यस। चलिए, सोच कर देखिए, अगर मैंने ये कह दिया कि आज से हमारे पास में कूपन सिस्टम नहीं है, आपने किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, आपने कहा भैया बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के तरीके से ही बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना? बिजनेस 5,000 से शुरू हो सकता है क्या?
मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग तो 5,000 से हो सकती है ना? बिजनेस 5,000 से हो सकता है क्या? नहीं। जब मैं किसी शोरूम पे एक शर्ट दिखाने पे खरीद नहीं रहा तो आप टेबल पे 195 रखोगे तो रिटेल कर लोगे क्या? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहेगा तभी तो करोगे। और वैरायटी कब आएगी? जब आप एक लिस्ट बना के, एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना के खरीदवाओगे तभी तो बिजनेस की शुरुआत होगी। कि 195 लेके रिटेल स्टार्ट कर दोगे? पूरा प्रोडक्ट का बास्केट लोगे ना कि हमें ये चाहिए, लिस्ट बनवाओगे उससे, है ना? और 50,000 की क्लोजिंग कर लिया आपने कि भैया बिजनेस करना है तो बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। मिनिमम 50,000 से हम शुरू करते हैं बिजनेस की। और आप स्टोर पे लेके गए जेब में कैश रखे और आपने बोला 395 दे दो सर लिस्ट में से। कितने? 395। क्या है एमआरपी? 4070। डीपी क्या है ना? 3245 हमारी डीपी है ना? अब ईमानदारी से कहना, कितनी भी मैंने तारीफ करी हो आपको 95 की, 3200 रुपए एक 95 के दे के आप लोगे क्या? नया आदमी ले लेगा? वो क्या कहेगा? कफनिल से शुरू कर लेते हैं सर, थोड़ा रिजल्ट आ जाए फिर 95 भी ले लेंगे। G35 का साबुन मांग लेगा आपसे, है ना? तो 50,000 का मन बना के आए थे, कितना कम हो गया लिस्ट में से? 10,000। 395 लिखवाए थे, 10,000 कम हो गया। अब आपने बात करते करते शक्ल देख ली उसकी, है ना? शक्ल पे उसके मुंह से ज्यादा दिख गया। आपने बोला सर ये जितने पिंपल दिख रहे हैं ना, एक बार नीम सोप का इस्तेमाल करके देखना, सब खत्म हो जाएंगे आपके। हेलो, बोलते हैं हम स्टोर पे हर बार नीम सोप मिलता है क्या? मेरा अनुभव रहा हुआ है, मैं 3 बार स्टोर पे भेजता हूँ तो एक बार नीम सोप मिलता है। बाकी टाइम स्टोर वाला कहता है चंदन ले लो, टर्मरिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना? अब आपने तारीफ किसकी करी थी? 10 नीम सोप लिखवाए थे, अब नीम नहीं है, वो चंदन लेके जाएगा? तो क्या कहेगा? आने दो नीम सोप, फिर ले लेंगे सर, कम हो गया। ऐसे करते करते आपने 50,000 की क्लोजिंग करी थी, कहां आके रुक गई? 5,000 पे रुक गई क्लोजिंग आपकी। फायदा है क्या हमारा? फायदा है क्या? चलो मैं ऐसे बताता हूँ। मैं और मेरी मम्मी ना एक टाइम पे पहले बिग बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते थे, है ना? तो उस टाइम पे बिग बाजार के वाउचर्स मिलते थे हम लोगों को। बिग बाजार के वाउचर में मैं पैसा देके लेके आता था, है ना? जब बिना वाउचर के शॉपिंग के लिए जाते थे तो जब मेरी मम्मी शॉपिंग करती थी, हमने कभी एक जैसा टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया करते। हेलो, एक ही ब्रांड का, एक ही वैरायटी का टूथपेस्ट हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि टूथपेस्ट घर पे वही आता था जिसके ऊपर स्कीम थी, है ना? या तो जिस पे टूथपेस्ट फ्री हो, या तो 100 ग्राम पे 50 ग्राम फ्री हो, है ना? या 1+1 वाली स्कीम हो, तो वैसा ही टूथपेस्ट हमारे घर पे आता था। समझ में आ रही है बात? है ना? आपके घर पे भी ऐसा ही आता है? अब नहीं आता, पहले? अच्छा, आप 1% जनता में से हो जो मन की लेके आता है। सब लोग लेके आते हैं क्या? मेजॉरिटी लोग, हम इंडियन फैमिलीज क्या करते हैं, जो किफायती होता है हम वो खरीद के लाते हैं। सही कह रहा हूँ? एक दिन जब बिग बाजार के कूपन आ गए, मैंने कहा मम्मी कूपन खरीद के लाया हूँ, चलो आज पैसे नहीं देने पड़ेंगे काउंटर पे। उस दिन पहला दिन था जब मम्मी ने ऑफर नहीं देखे, स्कीम नहीं देखी, उनका जो मन किया वो उठा के रखा। पता है क्यों? काउंटर पे जाके क्या देना है? कूपन देना है। सही कह रहा हूं? तो जो मन में आया उठाया, काउंटर पे जाके कूपन दिया और लेके निकल गए। अब यकीन मानना, अब क्लोजिंग करा के जाते हो, कूपन लेके जाते हो स्टोर पे, क्या लगता है 95 का रेट देखता है? तब सीधा लिस्ट दिया, ये प्रोडक्ट निकाल दो, चल दो। नीम नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार लेना है, अगली बार ले लेना, कूपन जमा पड़े हैं तेरे। हेलो, ये वो मैनेजमेंट है जो नए आने वाले व्यक्ति का सोच के बिजनेस को नहीं करता। ये हमारे लीडर जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख के पॉलिसीज बिल्ड करता है। ये कूपन सिस्टम कंपनी ने रखी इसके लिए है कि आपकी 50,000 की क्लोजिंग स्टोर पे जाओ या किधर भी जाओ दुनिया में, ये 50,000 की क्लोजिंग घर पे होने के बाद में ही निकलना है आपका। क्योंकि हमें पता है
कि एक सेल क्लोज करने के लिए जितना एडी चोटी का जोर लगता है, जितना पैसा खर्च होता है, जितना फॉलोअप लगता है, जितना टाइम लगता है, तो जब आदमी 50,000 की सेल क्लोज करके आया तो वो 500 की या 5,000 में क्यों खत्म हो, उसका नुकसान क्यों हो? हमारे लिए प्रायोरिटी आप लोगों, ना कि नया आने वाला कस्टमर। अगर ट्रेडिशनल मार्केट का आदमी यहाँ पे बैठा हुआ होता तो वो कहता जितने नए फुटबॉल आते हैं आने दो, हमें पुराने से कोई लेना देना नहीं है, जितना नया कस्टमर आएगा उतना धंधा बढ़ेगा। सही कह रहे हो गलत कह रहा हूँ? लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से आदमी बैठता है, उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि जो हमारे भरोसे पे हमारे साथ में जुड़ के खड़ा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। वो कैसे टिकेगा उसके ऊपर ही पॉलिसीज हमारी बनती है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए। प्लान की बात करते हैं। फ्रेंडली एंड इजीली डुप्लीकेबल प्लान है हमारे पास में। हेलो, इजी है हमारा प्लान? इजी है ना? चलो, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक ऐसी चीज है, अगर ये इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है तो अगर सिक्के की एक पहलू अगर प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कहेंगे तो सिक्के का दूसरा पहलू कहता है अगर आपका प्लान मजबूत और डुप्लीकेबल है तभी आप बड़ा बिजनेस मार्केट में कर सकते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जब आप मार्केट में पहली बार जाते हो तो आप क्या बेच के आते हो? 95 बेचते हो या कंपनी बेच के आते हो? मेरे हिसाब से मैं खुद को बेच के आता हूं सबसे पहले। हेलो, हम क्या बेचते हैं? हम तुम्हारी खुद की गुडविल को बेच के आते हैं उसके सामने, हम हमारे अश्योरेंस को बेच के आते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और वो अश्योरेंस कब दे पाते हैं? जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना? जब हम अंदर से मजबूती महसूस करते हैं कि जो बात कर रहा हूं उस बात में दम है, उस बात की गारंटी है, तभी जाके कर पाते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्लान एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को सामने वाले के टेबल में ट्रांसफर करती है। अगर उसी में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या लगता है आप क्लोजिंग कर लोगे? सवाल ही नहीं उठता, राइट? अब देखो, मैं जब से नॉर्थ इंडिया आया हुआ हूं, मतलब पिछले 8 साल से ये कह लो, तो अंदर एक हैबिट बिल्ट है ना, कि कहां क्या चल रहा है इसको थोड़ा देखने की आदत बिल्ट है मेरे अंदर। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? कंपटीशन क्या करता है, बड़े भैया हमारे मार्केट में क्या कर रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें थोड़ी देखने की आदत है। यकीन मानना, पिछले 8 साल से मैं बड़े भैया का प्लान देखता आ रहा हूं। मैं माई लाइफ स्टाइल की कुर्सी पे बैठा हूं करके नहीं बोला, बड़े भैया के प्लान को मैं पिछले 8 साल से देखता आ रहा हूं। लेकिन आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि प्लान कैसे चलता है। हेलो, क्योंकि बड़े भैया कहते हैं कि इतना सामान खरीदोगे तो इतना बीवी दूंगा, जब इतना बीवी कलेक्ट करोगे तो इतना पीवी दूंगा, और टोटल इतना पीवी बना लोगे तो आपका बनेगा। हेलो, समझ में आई बात? नहीं आई? बड़े भैया कहते हैं इतना प्रोडक्ट लोगे तो इतना बीवी दूंगा। हेलो, और इतना बीवी बनेगा तो उसका इतना पीवी बनेगा, जब इतना टोटल पीवी बना लोगे तो आपका बनेगा। हाँ, रेशियो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। 100 का पीवी, 100 का प्रोडक्ट लोगे, बड़े भैया कहते हैं 100 का प्रोडक्ट लोगे तो 75 बीवी दूंगा। 75 बीवी को प्लान में कैलकुलेट करने के लिए 50 पीवी दूंगा। 50 पीवी बन गया तो तुम्हारा बनेगा महीने का। समझ में आया? वही बात है, इतना पीवी महीने का बन गया तो तुम्हारा बनेगा, नहीं तो हम बनेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? वहीं पैरेलली, हाँ, उसका सामान बिक गया, हमारा बन गया, है ना? तो बात बहुत सिंपल सी है। जब अगर माई लाइफस्टाइल के साथ में अगर आप बिजनेस करोगे और किसी एक 10 साल के बच्चे को भी अपने साथ में रखकर अगर 10 बार भी प्लान दिखा दोगे, 11वीं बार में अगर आप उसको पूछोगे ना कि बेटा बता सेल्स टर्नओवर बोनस कैसे बनता है, वो कहेगा पापा ORG1 में इतना, ORG2 में इतना डालोगे तो आपका 12% बनेगा। नहीं बनेगा? अगर नहीं भी बना तो कैरी फॉरवर्ड जिंदगी भर चलता है 1 करोड़ तक। हेलो, कभी भी आके बनाओगे तो बन ही जाएगा पे आउट, है ना? तो एकदम फ्रेंडली और इजीली डुप्लीकेबल प्लान है, तभी जाके ये बिजनेस में इतनी स्ट्रेंथ आ पाती है। अगर प्लान आपका फ्लेक्सिबल नहीं है तो जीवन में कभी आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं बनोगे। आप रिटेलर बन जाओगे, प्रोडक्ट सेलर बन जाओगे, लेकिन एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? आपका बिजनेस प्लान प्ले करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यकीन मानना, माई लाइफस्टाइल के जितना सिंपल और इजीली डुप्लीकेबल प्लान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप ये कहीं पे भी ट्राई कर सकते हो, राइट? दूसरा,
मल्टीपल इनकम फ्रॉम सेम सेल्स, एक ही सेल आपको हर तरीके की इनकम के लिए एलिजिबल करता है ना। अगर कोई सेल आपने जनरेट करी है, कोई सेल आप करके आए हो, अगर आप रिटेल प्रॉफिट के लिए एलिजिबल हो तो उसका रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। ORG1 ORG2 में उसको बराबर से सेट कर लिया तो आपको सेल्स टर्नओवर बोनस मिलता है, मिलता है, सबको मिलता है कि कुछ ही लोगों को मिलता है? यहाँ पे सबको मिलता है, राइट। और अगर वही सेल आपने दूसरे हफ्ते में फिर डाली तो फिर आपको STP मिलता है, तीसरे हफ्ते में सेल डालोगे STP मिलता है, चौथे हफ्ते में डालोगे तब भी मिलता है, राइट। अब चारों हफ्ते जिस सेल का आपने ऑलरेडी सेल्स टर्नओवर बोनस ले लिया, कंपनी कहती है कि अगर इतना टोटल आपने एक्यूमुलेट कर लिया तो आपको उसी सेल का सेल्स टर्नओवर बोनस के साथ साथ मैं परफॉर्मेंस भी दूंगा। कहती नहीं कहती कंपनी कि परफॉर्मेंस बोनस के लिए अलग कैलकुलेशन चलते हैं कि भाई इसका सेल्स टर्नओवर बोनस ले लिया तो परफॉर्मेंस चाहिए तो अलग करना पड़ेगा, ऐसा कहती है क्या? जो सेल डालोगे उसका सेल्स टर्नओवर बोनस भी देगी, क्राइटेरिया मैच हो गया तो उसी सेल का परफॉर्मेंस बोनस भी निकाल के देगी। गलती से मान लो काम करते करते सिल्वर बन गए, हेलो, सिल्वर बन गए तो कंपनी क्या कहती है, जिस सेल का सेल्स टर्नओवर बोनस ले लिया, परफॉर्मेंस बोनस ले लिया, अगर आप सिल्वर रैंक पे हो तो आपको 2.5% रैंक कमीशन भी मिलेगा सिल्वर पे। कहती नहीं कहती कंपनी कि सिल्वर के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा? जो सेल आपके परफॉर्मेंस में भी काउंट हो गया, सेल्स टर्नओवर में भी काउंट हो गया, वही सेल आपको रैंक कमीशन के लिए भी एलिजिबल कराता है। और गलती से DTC पहुंच गए, है ना, और ये सभी सेल में कुछ सेल आपकी रीपरचेज से आ गई तो रीपरचेज का भी बराबरी का 12% ही देती है कंपनी, रीपरचेज का भी 12% देगी, सेल्स टर्नओवर बोनस भी कैलकुलेट करके देगी, परफॉर्मेंस भी देगी, रैंक इनकम भी देगी। और कंपनी कहती है DTC के रैंक पे आ गए, आप मजबूत पिलर्स हो मेरे लिए और आपको लॉयल्टी मिलनी चाहिए। अगर इतना क्राइटेरिया आपने रीपरचेज से कंप्लीट कर लिया तो उसी सेल का आपको 5,000 रुपया लॉयल्टी बोनस भी कंपनी देती है। हेलो, 100% देती है। और यकीन मानना, जब मैं कहता हूं कि ये 20 साल का एक्सपीरियंस वाला मैनेजमेंट यहां पे बैठा है तो इनका डिसीजन लेने का तरीका आप समझना। कुछ लोग हैं यहां पे जिन्होंने 2013 में बिजनेस शुरुआत की थी, विजय सर 2013 है ना, अभय सर 2013, महेंद्र सर भी 2013, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने 2013 में बिजनेस की शुरुआत करी है ना। 2013 में लॉयल्टी था क्या सर? नो सर। सोच के बताना। नहीं, लॉयल्टी नहीं था, ये तो अबे भाई नहीं था। आप देखना 2013 में जब कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत करी थी तब लॉयल्टी इनकम नहीं थी। NTC बोनस था क्या सर? NTC बोनस भी नहीं था, है ना, NTC बोनस नहीं था, स्टार रॉयल्टी नहीं थी, है ना। आप सोच कर देखिए 2017 या 2018 में शायद कंपनी ने अनाउंस किया था कि मार्केट, हाँ, इंश्योरेंस भी नहीं था, हाँ। तो कंपनी ने ये कहा था कि भाई मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी टफ चल रही है, मैं 12 महीने के लिए लोगों को लॉयल्टी बोनस दूंगा। कितना? 12 महीने के लिए लोगों को लॉयल्टी बोनस दूंगा। और ये 2017 या 2018 में की हुई बात है और आज 2025 चल रहा है। हेलो, 2025 चल रहा है, आज भी लॉयल्टी बोनस दे रही है कंपनी, आज भी लॉयल्टी बोनस दे रही है। आप सोच कर देखिए, हर महीने ऑन एन एवरेज 4,500 लोग लॉयल्टी बोनस लेते हैं, 4,500 लोग लॉयल्टी बोनस लेते हैं। यही अगर मैं बड़े भैया की बात करूं तो कहते हैं, कभी कहते हैं मैं 96 से बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूं, जितनी बार कपड़े नहीं बदले उससे ज्यादा बार उन्होंने प्लान बदल दिया था, है ना। और 96 में अगर 10 इनकम का कमिटमेंट थे तो आज 8 इनकम का ही कमिटमेंट है। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है क्या? तो आप सोच कर देखिए ना, किस लेवल के मैनेजमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो, जिन्होंने जब जब पॉलिसी में अपग्रेडेशन किया, लोगों के जेब में 1 रुपया एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करी, ना कि लोगों की जेब पे कट लगाने की कोशिश करी। समझ में आ रही है बात आपको? तो माई लाइफस्टाइल से बेहतर मैनेजमेंट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। दूसरा, उसके बाद में जब आप लॉयल्टी लेते हो, जिन शेयर की आपने सारे परफॉर्मेंस सारी चीजें ले ली आपने, उसके बाद में कंपनी क्या कहती है, अगर आप NTC के रैंक पे पहुंच गए तो इसी सेल का आपको, जिसका आपने इतने सारे बेनिफिट ले लिए, इसी सेल पे आपको NTC बोनस भी कंपनी दे देगी। हेलो, देती है NTC को, सबको बोनस मिलता है। क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है क्या NTC बोनस क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ? नहीं। जो फील्ड पे 100% एक्टिव है उसने जिंदगी में कभी ये चेक नहीं किया कि मेरा NTC बोनस क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया देखना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि इजीली क्वालिफाई होता है, देना ही है, उसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया कंपनी ने रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको?
और उसके बाद में जैसे मान लो अभी थाईलैंड का कॉन्टेस्ट कंप्लीट हुआ, आपके यहाँ पे थाईलैंड अचीवर्स है राइट, एक शानदार ताली थाईलैंड अचीवर्स के लिए होनी चाहिए। मिंटू जी है मेरे ख्याल से, है ना? मिंटू जी, कंपनी ने ये कहा कि आपको कि थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया तो अब मैं सेल्स टर्नओवर बोनस नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, लॉयल्टी नहीं दूंगा, रैंक इनकम नहीं दूंगा, एनटीसी बोनस नहीं दूंगा, क्योंकि थाईलैंड दे रहा हूँ यार। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा। सारा मिला और सारी इनकम मिली और उसके बावजूद थाईलैंड का ट्रिप भी मिला। समझ में आ रहा है आपको? कंपनी ने क्या कहा, 12 हफ्ते में 3,75,000 बीवी मैच कर लो, उसका सेल्स टर्नओवर बनता है ले जाओ, परफॉर्मेंस बनता है ले जाओ, रैंक इनकम बनता है ले जाओ, लॉयल्टी बनती है ले जाओ, एनटीसी बोनस बनता है ले जाओ, सब ले जाओ, लेकिन 12 हफ्ते में इतना करके मेरे साथ थाईलैंड भी चल लो, सारा खर्चा मेरा। हेलो, है क्या ऐसा कोई प्लान मार्केट में? एक ही इनकम आपको हर जगह कैलकुलेट कराने में सपोर्ट करती है, एक ही इनकम। आप सोच कर देखिए, गलती से किसी दिन डायमंड भी बन गए ना, तो इतनी सारी इनकम लेने के बावजूद भी कंपनी कहेगी भैया आप डायमंड बन गए हो तो कंपनी के रॉयल्टी में से भी 1% आप लोगों को हर महीना दूंगा। हेलो, समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जब बात देने की आती है, और जिस लेवल पे मैनेजमेंट देने की कैपेसिटी और इंटेंशन रखता है ना, वो दूसरे किसी की कैपेसिटी में नहीं है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन वो कंपनी करके दिखा सके। समझ में आ रही है आपको बात? कहने के लिए हजारों आप लिख के लेके आ जाओ, लेकिन जब बात देने की आएगी तो गिना चुना पे आउट ही आप लोगों को मिलता है, बाकी सब पे आउट आपको नहीं मिलता। स्विफ्ट पेमेंट है एनईएफटी के थ्रू। हेलो, समझ में आ रही है बात? आप कहोगे मेहनत मेरी है ना, दिन रात मैं भागता हूं फील्ड पे, मेरा पैसा मेरे को अगर टाइम पे दे रहे हो तो वो यहां जता क्यों रहे हो? हेलो, सवाल है? सवाल है? कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, आपने सबने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी मेहनत का पैसा हमारे टाइम पे हमें नहीं मिलता, भले फिर आप सरकारी नौकरी में हो, किसी प्रोफेशन में हो, क्योंकि कोविड ने सबकी आंखें खोल दी थी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कोविड ने आपके पास में एक ही चॉइस रख दी थी, या तो पे कट ले लो या रिजाइन कर लो ईमानदारी से। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेजॉरिटी कंपनीज ने यही किया था, है ना? मुझे लगता है लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, रिलायंस जैसी कंपनी ने, कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कहा कि हमने 30% सैलरी कट कर दी, किसी ने कहा हमने कई सारे आउटलेट कम कर दिए, है ना, और किसी ने कहा हमने एम्प्लॉइज निकाल दिए। लेकिन आप सोच कर देखो, वही माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तीसरे हफ्ते में इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था माई लाइफस्टाइल में? हेलो, आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं आपका परफॉर्मेंस बोनस का क्राइटेरिया अगर 100 है तो उसको कम करके 50 पे ला देता हूं, यानी 50% आपका क्राइटेरिया कम कर देता हूं। समझ में आ रही बात? यानी आपकी इनकम बननी चाहिए, उसके लिए कंपनी इनिशिएटिव्स लेती है। लॉकडाउन में जब सबने कहा हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं है, कंपनी ने कहा हम पैसा देंगे आपको, आप अपनी मेहनत का 50% मेहनत कर लो, आपकी इनकम बरकरार रहेगी। कहा था नहीं कहा था? है ना? कंपनी ने उस टाइम पे कहा 7,500 की सिंगल इनवॉइस बना लो, आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर दूंगा, 10,000 की सिंगल इनवॉइस बना लो, 750 का प्रोडक्ट वाउचर दूंगा। कंपनी ने कहा अपनी जितनी मिनिमम रीपर्चेस है उसका 4 गुना कर लो, मैं आपको टोटल रीपर्चेस पे 6 महीना कंप्लीट होने पे आपको उसका 25% रीपर्चेस रिवॉर्ड बोनस भी दूंगा। समझ में आ रही है आपको बात? और ये वो था जो कहीं पे भी आपके प्लान में कमिट किया हुआ नहीं था। आपको पता है अगर आप इनकम अर्न नहीं करते हो तो वो कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। हेलो, अगर आपने लॉयल्टी नहीं ली तो वो मेरे लिए फायदा है नहीं फायदा है? अगर आपका परफॉर्मेंस बोनस नहीं बन रहा है तो मेरे लिए फायदा है नहीं फायदा है? मेरा तो पैसा बचता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, इसी लॉकडाउन में बड़े भैया को ये समझने में 6 महीने लग गए थे कि भाई नए आने वाले आदमी का क्राइटेरिया 33% कम करूंगा तो पे आउट बन सकता है लोगों का। लेकिन वही ये माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट था जिसने तीसरे हफ्ते में कहा कि आपका परफॉर्मेंस बोनस अचीव करने का क्राइटेरिया 50% कर देता हूं, रिवॉर्ड रिपर्चेस रिवॉर्ड बोनस ले जाओ, हर तरीके की फैसिलिटी कंपनी ने करके दी। और सबसे बड़ी बात, जो आपका पे आउट का कमिटमेंट था 500 रुपए था या 50 लाख था, वो बुधवार का आने वाला कमिटमेंट 100% वेडनेसडे को ही डिलीवर हुआ पेमेंट सबको लॉकडाउन में। और जहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में बैठी थी, उन्होंने तीसरे हफ्ते में कहा कि हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये लेवल का कमिटमेंट ये मैनेजमेंट देती है। अभी रिसेंटली एक बात बताता हूं आपको, जब पे आउट की बात आ रही है तो कुछ दिन पहले आपको पता है बाढ़ आई हुई थी चेन्नई में। हेलो, कुछ दिन पहले बाढ़ आई हुई थी राइट?
तो हमारी सैलरी जनरली 5 तारीख को आती है, तो उस दिन सैलरी हमारी 4 तारीख को आ गई। मैंने कहा यार ये गजब की बात है, मुझे लगा था 6 या 7 तारीख को आएगी, क्योंकि जिस हिसाब की स्थिति चलने की है सैलरी नहीं आ सकती थी 5 तारीख को, है ना। तो हमारी एक मैडम है, तमिल मैडम, जो पेमेंट प्रोसेस करती है, आपका पेमेंट भी और मेरा पेमेंट भी वही प्रोसेस करती है। हेलो, तो मैंने उनको ग्रैटिट्यूड जताने के लिए 5 तारीख को फोन किया। मैंने बोला मैडम थैंक यू सो मच, इतनी खराब परिस्थिति में भी 5 तारीख को आने वाली सैलरी आपने 4 तारीख को भेज दी। उसने कहा बकवास मत करो, जो बात करनी है फटाफट करो और फोन रखो। मैंने बोला मैडम ये तो बड़ी गजब की बेइज्जती करते हो आप, है ना। मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन कर रहा हूँ और आप मेरे को ये कर रहे हो। बोले आपको पता है आज दिन कौन सा है? मैंने कहा बुधवार है। आपको पता है कल रात को प्रवीण सर ने क्या कहा है? घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, जो चाहिए सब मिलेगा, घर से बाहर निकलो और कहीं पे भी कनेक्टिविटी में बैठो और पे आउट ट्रांसफर करना है किसी भी हाल में, क्योंकि आज वेडनेसडे। और यकीन मानना वो लेडी कमर तक पानी था उसके घर के बाहर, वो किसी पेट्रोल पंप पे जाके वाईफाई कनेक्ट करके उस दिन वेडनेसडे पे भी उसने पे आउट ट्रांसफर किया। ये लेवल का कमिटमेंट आपको मार्केट में दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता, है ना। अचीवेबल इनकम प्लान है हमारे पास में। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहूंगा और आपको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचीवेबल इनकम प्लान है हमारे पास में, है ना। आप कोई भी इनकम ले लो, हर इनकम के अर्नर्स आज की डेट में हमारी लिस्ट में आपको मिलेंगे, है ना। क्योंकि मार्केट में देखो कहने का, करने का और दिखाने का हर तरीका अलग होता है। आप किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान उठा के देख लो, वो 50 इनकम लिख के लेके आए होंगे, और अगर टॉप के 3-4 इनकम पे आप हाथ रखोगे तो वो कहेगा हाँ इस पे बहुत सारे लोग हैं जो अर्नर्स है। लास्ट के 3-4 इनकम पे हाथ रखोगे ना तो वो कहेगा कि हाँ मेरे अपलाइन है जो ये सारी इनकम लेते हैं। लेकिन बीच में कहीं पे भी आप हाथ रख दोगे ना तो वो कहेगा हाँ बन रहे हैं इसके अच्छी बात। हेलो, क्या हो रहा है? बन रहे हैं। लेकिन मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको, माई लाइफस्टाइल का इनकम प्लान निकालो, जितनी इनकम लिखी हुई है आप किसी पे भी हाथ रखना और मुझे कहना कि भरत इसका इनकम अर्नर्स का लिस्ट दे, इनको पे आउट गया उसका प्रूफ दे और इनका टीडीएस सर्टिफिकेट दे। हर इनकम पे इनकम अचीवर्स की लिस्ट देने की कैपेसिटी ये प्लान में है। इतने लोगों को इतना पे आउट बचता है, जितनी इनकम कंपनी दिखाती है 100% अचीवेबल इनकम आप लोगों को यहाँ पे दिखती है, जो बाकी के प्लान में आपको नहीं मिलती। एक्कोलेट्स की बात करते हैं। 2017 में बेस्ट ई रिटेल कंपनी का अवार्ड मिला, 2019 में बेस्ट हेल्थकेयर ब्रांड का अवार्ड मिला, 2022 में ये अवार्ड रिपीट हुआ और 2024 में दोबारा से इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से हमें बेस्ट हेल्थकेयर ब्रांड का अवार्ड एलिमेंट्स को मिला। मैं फिर कहता हूं कि बात खरीदने की होती तो बड़े भैया की तरह मेरे यहाँ पे भी 50 अवार्ड होते, लेकिन कमाकर लाने की बात थी तो इतनी ही है। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, है ना। आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा बैकबोन होता है वो एजुकेशन होता है। तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। सिर्फ भाषा बदलती है, शब्द नहीं बदलते कहीं पर भी। आप अगर दिल्ली में हो, जो चीज आप हिंदी में यहाँ पे सुनोगे और किसी दिन आप आंध्रा में बैठ गए तो आप वहां पे यही बातें आप तेलुगु में सुनोगे, है ना। भाषा बदलेगी पर शब्द नहीं बदलेंगे, जो कहने के मायने हैं वो नहीं बदलेंगे। और कंपनी वही स्टेबिलिटी के साथ में काम कर सकती है जो यूनिफॉर्म वॉइस रख के चलती है, भले फील्ड की बात हो या मैनेजमेंट की बात हो, राइट। रैंक अचीवर्स है TC2 क्राउन डायमंड तक के, है ना। जब मैं कहता हूं कि ये अचीवेबल प्लान है तो ये सबसे बड़ा सबूत उसका ये है कि TC2 क्राउन डायमंड 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने रैंक अचीव करके इस सिस्टम में स्टेबिलिटी के साथ में खड़े हुए हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन करके दिखाया कंपनी ने, मलेशिया और दुबई जैसे कन्वेंशन। हेलो, गए थे आप लोग मलेशिया? कई लोग होंगे जो यहां से मलेशिया भी गए और दुबई भी गए हुए हैं, राइट। कितने लोगों ने मलेशिया का कन्वेंशन देखा होगा? शुभम जी ने देखा है, कमाल। आप सोच कर देखिए, अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ में या बड़े भैया के साथ में अगर आप टूर अचीव करके जाओगे तो आप मलेशिया होकर आए, इसके 2 प्रूफ होते हैं आपके पास, है ना। पहला आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन का ठप्पा और दूसरा ट्विन टावर के बाहर की एक सेल्फी, है ना। आप जब भी जाओगे मलेशिया जाओगे तो आपको यही एक ट्रेडिशन है कि आप ट्विन टावर के बाहर उतार दिए जाओगे और कहोगे ये ट्विन टावर है, इसकी सेल्फी ले लो, है ना। लेकिन आप यकीन मानना, जितने लोग मलेशिया MI के साथ में ट्रैवल किए उन्होंने ट्विन टावर को बाहर से भी एक्सपीरियंस किया और फुल डे का कन्वेंशन ट्विन टावर के अंदर बैठ के ओपेरा हाउस में लोगों ने फुल डे का कन्वेंशन भी एंजॉय किया। आप समझ कर देखिए, एक ऐसा ओपेरा हाउस जिसमें वर्ल्ड की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने
आज से पहले या हमारे इवेंट करने के बाद आज तक भी किसी ने वहां पे इवेंट करने की हिम्मत नहीं जताई। और आप सोच के देखिए 2000 लोग हमारे उस कन्वेंशन सेंटर में बैठ के फुल डे का कन्वेंशन एंजॉय किया था ओपेरा हाउस के अंदर। दुबई कितने लोग गए थे? कमाल। देखिए जनरली ना कंपनीज का एक बजट होता है कि जब आप किसी कन्वेंशन के लिए या टूर के लिए या कॉन्टेस्ट आप अनाउंस करते हो तो कंपनी एक फिक्स्ड बजट रखती है। और जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है और आपको पता लगता है कि अचीवर्स कई सारे तादाद में है तो कंपनी का काम क्या होता है मालूम है? वो 50,000 के बजट को 48,000 में कैसे फिट कर सके उसके लिए काम करती है। ट्रैवल एजेंट को बुलाओ, एयरलाइन को बुलाओ, होटल को बुलाओ, इवेंट मैनेजमेंट को बुलाओ, सबसे रेट नेगोशिएट करो और हम इसमें से इस बजट में से कितना पैसा बचा सकते हैं इस पे काम होता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सब जगह 100% यही होता है। लेकिन आप सोच कर देखिए दुबई जितने लोगों ने ट्रैवल किया हमारा बजट अलोकेशन 75,000 था। कितना? 75,000। और जब हम वापस आए और हमने कैलकुलेट किया तो पर पर्सन हमने 90,000 रुपए खर्च करे थे। समझ में आ रहा है? आप कह रहे होंगे कि आपकी चुल ज्यादा होगी तो आपने ज्यादा खर्च कर लिए होंगे, है ना? लेकिन आप सोच कर देखिए ये वो मैनेजमेंट है जो हर बार आपके जीवन में एक नया एक्सपीरियंस ऐड करने की कोशिश करती है। वहां पे भी दुबई का कन्वेंशन ला पर्ल ऑडिटोरियम में हुआ था। ला पर्ल ऑडिटोरियम एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहां पे दुबई का एक वर्ल्ड क्लास शो होता है। और 2019 में जब हमने कन्वेंशन किया था उस शो की सबसे सस्ती टिकट 12,500 रुपए की थी। कितनी? सबसे सस्ती टिकट 12,500 रुपए की थी। और यकीन मानना अप्रैल 2019 का वो कन्वेंशन दुबई के ला पर्ल ऑडिटोरियम में वो शो के साथ में सिर्फ MI फैमिली बैठकर एंजॉय किया था और फुल डे का कन्वेंशन एक्सपीरियंस किया था। ऐसा एक्सपीरियंस आपको लाइफ में सिर्फ माई लाइफस्टाइल ऐड कर सकता है, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐड नहीं कर सकता आपके साथ में। मैक्सिमम लग्जरी कार अचीवर्स है हमारे साथ में, 50,000 से ज्यादा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होल्डर्स है और लाखों की तादाद में सैटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स है। प्रोडक्ट की बात करता हूं तब 12,000 से ज्यादा फॉरेन टूर अचीवर्स है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो माई लाइफस्टाइल का आज की डेट में वो है एनीवन कैन अर्न फ्रॉम माई लाइफस्टाइल। हेलो, ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। समझ में आ रही है बात? एनीवन कैन अर्न फ्रॉम माई लाइफस्टाइल। बोले कभी कभी ना आपको ना ऐसे दोहरा उठता लगता है ना? कोई भी माई लाइफस्टाइल से कमा सकता है, ये आपका अचीवमेंट है। समझना चाहेंगे? समझना चाहेंगे? आप सोचकर देखिए इस बिजनेस में मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हफ्ते का 2,10,000 कमाते हैं। मतलब मैं MD डॉक्टर्स की बात कर लूं या मजिस्ट्रेट की बात कर लूं, कई सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो इस बिजनेस में 2,10,000 रुपए कमाते हैं। सुनील सागवेकर जी का नाम सुना है आपने? डायमंड है बिजनेस में, राइट? और ऐसे बाय क्वालिफिकेशन और बाय प्रोफेशन वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जज साहब है। हेलो, सिंपल भाषा में कहूं तो एक जज की कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति भी इस बिजनेस में 2,10,000 रुपया कमा रहा है। लेकिन जब पैरेलली मैं बाबू थॉमस जी को देखता हूं, है ना? बाबू थॉमस जी चौथी फेल आदमी है। हेलो, बाबू थॉमस जी चौथी फेल आदमी है, वो भी इस बिजनेस में 2,10,000 रुपया कमाते हैं। वर्ल्ड में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे एक क्वालिफाइड इंसान और एक अनएजुकेटेड इंसान बराबरी का पैसा कमाता हो। आपने देखा है कोई ऐसा बिजनेस? मैंने हमारे मोहित टंडन जी है ना, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैंने खुद उनका रीवा का प्लांट वगैरह देखा हुआ है। मुझे लगता है कम से कम 100 करोड़ के आदमी तो वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से है। समझ में आ रही है बात? वो भी इस बिजनेस में हफ्ते का 2,10,000 रुपया कमा रहे हैं, है ना? एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका इतना बड़ा सेटअप है ट्रेडिशनली। और पैरेलली जब मैं कलकत्ता के पंकज मजूमदार जी को देखता हूँ, है ना? कलकत्ता वाले लोगों ने उनका नाम सुना होगा, पंकज मजूमदार जी जो ट्रक ड्राइवर थे एक टाइम पे। वो आज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की अपनी पोर्शा गाड़ी चलाते हैं और वो भी 2,10,000 रुपए इस बिजनेस से कमाते हैं। है कोई बिजनेस आपके ध्यान में? हेलो, है कोई बिजनेस आपके ध्यान में जो इतना इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट देने की कैपेसिटी रखता हो, है ना? देखिए ये बिजनेस में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? एक पढ़ा लिखा आदमी भी इस बिजनेस में पैसा कमा रहा है, एक अनएजुकेटेड आदमी भी बिजनेस में पैसा कमा रहा है, बिजनेस बैकग्राउंड के आने वाला आदमी भी इस बिजनेस में पैसा कमा रहा है और जिसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है वो भी इस बिजनेस में पैसा कमा रहा है। आपको बोलना आता होगा ना तब भी इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हो, और अगर आपको बोलना नहीं भी आता होगा ना तब भी आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है? इस बिजनेस में टिके रहना, टीम सिनर्जी के साथ में टिके रहना, टीम सिनर्जी के लीडरशिप के साथ में टिके रहना, क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइजेशन,
ये वो टीम है, ये वो लीडर्स है जिन्होंने पिछले 10 साल 11 साल से नॉर्थ इंडिया में अपने आप को हर बार अपने सिस्टम के लिए और अपने एथिक्स के लिए और अपने अचीवमेंट्स के लिए इन्होंने प्रूव करके दिखाया। एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो आज पूरी टीम को मिलना चाहिए वो टीम सिनर्जी ने बिल्ड करके दिखाया हुआ है। तो जब आप ऐसे लीडरशिप में रहोगे और आप गूंगे भी हो और आपको बोलना भी नहीं आता होगा, तब भी यहाँ से 2,10,000 रुपया कमाया जा सकता है अगर आपने टीम सिनर्जी के सिस्टम को फॉलो कर लिया तो। समझ में आ रही है बात? एक जोरदार ताली होनी चाहिए टीम सिनर्जी के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब भी अगर निर्णय लोगे तो सोच समझ कर लेना। हेलो, सोच समझ कर लेंगे निर्णय। चलिए, तो सोचने का एक फॉर्मेट है ब्रेन। बोलेंगे सब दिमाग से ही सोचते हैं, आप फिर क्या ब्रेन लिख के लेके आए हो, है ना? तो ब्रेन का एक फॉर्मेट है। ब्रेन का पहला अल्फाबेट क्या कहता है? बी, बेनिफिट्स, है ना? अगर ये बिजनेस आप करते हो तो ये बिजनेस आपको क्या क्या फायदे दे सकता है। हेलो, लिखा जा सकता है फायदे सारे। अगर आप एक जॉब में हो और आपका जॉब आपको एक 2 व्हीलर खरीदने की अनुमति नहीं दे रहा, ये बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट कर लोगे तो आपका 2 व्हीलर यहां से खरीदा जा सकता है। अगर आप बिजनेस में हो और आप अपने बिजनेस का कैपिटल निकाल के एक छोटी सी 4 व्हीलर नहीं खरीद सकते, ये बिजनेस में पार्ट टाइम कर लोगे तो वो 4 व्हीलर आ सकता है। अपने बच्चे का एक्स्ट्रा एजुकेशन जो प्लान कर रहे हो वो हो सकता है। कोई घर पे ओकेजन प्लान कर रहे हो उसके लिए बिजनेस सपोर्ट कर सकता है। फायदे लिखने के लिए बैठोगे तो हजारों फायदे आपको इस बिजनेस में दिखेंगे, राइट? ब्रेन का दूसरा अल्फाबेट क्या कहता है? रिस्क इन्वॉल्व। आर का मतलब क्या है? रिस्क इन्वॉल्व। अगर ये बिजनेस करते हो आप तो क्या रिस्क हो सकता है? हेलो, गलती से 2,10,000 आ जाएगा। कोई रिस्क हो सकता है ये बिजनेस करने का? मैंने आज दिन तक पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा कि किसी ने 15-20 हजार रुपया देकर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चला नहीं और उसने आत्महत्या कर ली। हेलो, जितना पैसा दिया उतने का प्रोडक्ट मिल गया हमें। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तीसरा अल्फाबेट क्या कहता है? ऑल्टरनेटिव। अगर मैं ये बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं करता हूं तो मेरे पास मेरे सपनों को या मेरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है। अगर ऑल्टरनेट होता तो शायद हम उस ऑल्टरनेट पे लगे हुए होते, राइट? ब्रेन का चौथा अल्फाबेट क्या कहता है? इंट्यूशन। दिल क्या कहता है आपका? बिजनेस करने लायक है? जब विजय जी की BMW देखते हो, उनके अचीवमेंट्स देखते हो तो आपको क्या लगता है? बिजनेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? अभय सर की जगवार और उनका लाइफस्टाइल देख के क्या लगता है? बिजनेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? इतने सारे लीडर्स जब स्टेज पे आए, कई सारे लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स भी बताए होंगे। 95 बेचने लायक है, नहीं है? पक्की बात है? लिवरगन बेचने लायक है? अपॉर्चुनिटी बेचने लायक है? ये जब सारी चीजें बेचने लायक है, सारी चीजें प्रूवन है, उसके बाद भी जब हमारा दिल गवाही दे रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हम अटकते कहां पे हैं? ब्रेन के आखिरी अल्फाबेट पे। क्या है? नेग्लेक्ट। यहां जितने भी बैठे हैं, किसी ने अपने मुंह से कहा या किसी ने ये किसी को कहते हुए सुना, ऐसे कितने लोग हैं वो हाथ खड़ा करना। कि आप कहीं से निकल रहे हो अचानक से और आपको उस व्यक्ति ने कहा कि ये प्लॉट देख रहा है यहाँ पे, आज से 5 साल पहले तेरे पापा को दिया जा रहा था, तेरे पापा ने इसको मना कर दिया, 50,000 में मिल रहा था। आज कितनी कीमत है? 5 करोड़, 50 लाख, 25 लाख, जो कुछ भी है ना? आपने लिया था क्या? क्यों? नेग्लेक्ट किया हमने अपॉर्चुनिटी को, है ना? अब एक और सिनेरियो आपको इमेजिन करवाता हूं। 5 साल बाद इमेजिन करना कि आप अपने बेटे को मर्सिडीज में बिठा के स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हो और अचानक से आपका पड़ोसी दिख रहा है, वो स्कूटर पे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा है और आप अपने बेटे को कहते हो कि बेटा देख, ये तेरे दोस्त के पापा और मैं, हम दोनों उस दिन पाम ग्रीन की आरटीपी में थे। हेलो, हम दोनों उस दिन पाम ग्रीन की आरटीपी में थे। तेरे बाप ने निर्णय ले लिया उस दिन, तो तू आज मर्सिडीज में है। उसने क्या किया? तो डिसाइड करना हम कौन सी वाली स्टोरी अपने बच्चों को बताएंगे। हेलो, मर्सिडीज वाली बताएंगे? तो पक्का डिसीजन लेकर उठना, क्योंकि ये बिजनेस आपसे 2 ही चीज मांगता है। एक है कंसिस्टेंटली इस बिजनेस में खड़ा रहना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में टिके रहना, और दूसरा अपने आप को होल हार्टेडली अपने अपलाइन के टूवर्ड्स, सिस्टम के टूवर्ड्स
टीम सिनर्जी के टुवर्ड्स और एमआई के टुवर्ड्स अपने आप को सरेंडर करके चलना। सरेंडरशिप का मतलब होता है जीरो क्वेश्चंस आस्क्ड, है ना? कोई दिमाग में सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं। जैसा सिस्टम ने कहा, जैसा अपलाइन ने कहा, जैसा टीम ने कहा, उसको अगर फॉलो कर लिया तो 100% आपको यहाँ पे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। एक बार सर के लिए जोरदार और शानदार वाली तालियां होनी चाहिए हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारी कंपनी के रीजनल मैनेजर भरत जैन सर के लिए, कि जिन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि मार्केट में कंपनियां तो बहुत हैं, लेकिन माइलर स्टाइल हम क्यों करें। समझ आया कि नहीं आया? कितने सारे बेनिफिट सर ने बताए मार्केट की कंपनी के साथ में, और इसी के लिए जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लगे हर पल को अपना बना लो, महिला से बल पर तुम सफल हो तुम। और अभी पीछे चाय लगी है और 10 मिनट में अभी सभी लोग अपना ब्रेक करके चाय पी के जल्दी से अपनी सीट पर आएंगे, जल्दी से।